नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली और शायद सबसे प्रभावशाली कहानी कफन के बारे में। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये सिर्फ गरीबी का चित्रण भर नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि जब कोई इंसान लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अभाव में जीता है तो उसकी मानवीय संवेदनाएं, उसकी इंसानियत किस हद तक मर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के कुछ सबसे चौंकाने वाले पहलुओं को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे कहानी के उस झकझोर देने वाले दृश्य से जो इस पूरी डरावनी पृष्ठभूमि की नींव रखता है। जरा इस विरोधाभास को महसूस कीजिए। एक तरफ घर के अंदर एक औरत बुधिया प्रसव की भयानक पीड़ा में तड़प रही है, और बाहर बाहर उसका पति माधव और ससुर घीसू पूरी तरह से बेपरवाह बैठे हैं और अलाव पर चूरी किए हुए आलू भून रहे हैं। मतलब वे इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि अंदर जाकर उसकी हालत देखने तक की जहमत नहीं उठाना चाहते। और यहीं से हम अपनी चर्चा के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें देखने को मिलती है एक ऐसी अत्यधिक उदासीनता जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। अब घीसू और माधव के इस अजीब व्यवहार को समझने के लिए हमें उनके जीने के तरीके, या यूं कहें कि उनके आलस्य के दर्शन को समझना होगा। ये कोई आम आलस्य नहीं है। इनका नियम है, 1 दिन काम करो और 3 दिन आराम करो। इन्हें बस बड़े बड़े अजगरों की तरह कुंडली मारकर पड़े रहना पसंद है। हालात ये हैं कि काम से बचने के लिए ये जमींदारों की गालियों और मार तक खा लेते हैं, पर मेहनत नहीं करते। लगातार की इस भुखमरी ने इन्हें अपने परिवार के दर्द के प्रति बिल्कुल सुन्न कर दिया है। इस पूरी स्थिति का सबसे डरावना पहलू ये है कि दोनों अलाव के पास बैठे तो हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठकर अंदर बुधिया की मदद करने नहीं जाना चाहता। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि दोनों को ये डर सता रहा है कि अगर वो वहां से हटा तो दूसरा आदमी गर्मा गर्म आलूओं का बड़ा हिस्सा चट कर जाएगा। एक मरती हुई जान से ज्यादा कीमती उनके लिए चंद चोरी के आलू हैं। खैर, अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो हमें भूख और अभाव के एक बिल्कुल अलग ही मनोविज्ञान से रूबरू कराता है, पुरानी दावतों का जुनून। यहाँ पर घीसू की यादों का जो ये उन्माद है वो वाकई चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, वो 20 साल पहले ठाकुर की बारात में खाई गई एक दावत को याद कर रहा है, और सिर्फ याद नहीं कर रहा है बल्कि खाने के एक एक विवरण को कैसे गिना रहा है। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, 3 तरह के साग, दही, चटनी, मिठाइयाँ। 20 साल बाद भी उस भोजन का स्वाद और उसकी महक उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी है। यहाँ पर हमें रुक कर खुद से एक सवाल पूछना ही पड़ता है। बगल के कमरे में आपके घर का कोई सदस्य मौत से लड़ रहा है, दर्द से चीख रहा है, और आपके दिमाग में 20 साल पुरानी दावत चल रही है। ऐसा क्यों? ये स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अत्यधिक गरीबी इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल देती है। एक भरे हुए पेट की पुरानी याद वर्तमान की डरावनी सच्चाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। फिर सुबह होती है, बुधिया दम तोड़ चुकी है, और यहाँ से शुरू होता है कहानी का तीसरा अध्याय, मौत, और उसके बाद चंदा इकट्ठा करने का दिखावटी नाटक। अब यहाँ हम उस दौर की सामाजिक गतिशीलता को साफ साफ देख सकते हैं। ये दोनों रोते पीटते गांव वालों के पास जाते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं जमींदार के पास। जमींदार इन दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, सख्त नफरत करता है। लेकिन अंतिम संस्कार का सामाजिक दबाव ऐसा है कि सिर्फ इनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो गुस्से में 2 रुपए जमीन पर फेंक देता है। अब जमींदार को पैसे देते देख गांव के दूसरे लोग भी आगे आ जाते हैं, और देखते ही देखते इनके पास पूरे 5 रुपए नकद जमा हो जाते हैं। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन उस दौर में और ख़ास तौर पर घीसू और माधव जैसे पात्रों के लिए 5 रुपया एक अकल्पनीय खजाना था, एकदम छप्पर फाड़ के मिली दौलत। और इसी बड़ी रकम के साथ हम आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और सबसे अहम मोड़ पर, कफन के पैसों के साथ किया गया वो खौफनाक विश्वासघात। इस भटकाव को जरा कदम दर कदम ध्यान से देखिए। ये दोनों बाजार पहुंचते हैं लकड़ी और कफन खरीदने के लिए, लेकिन कफन खरीदते नहीं हैं। वो कपड़ों में खामियां निकालते हैं, बेवजह इधर उधर घूमते हैं, और फिर अचानक जैसे किसी दैवी प्रेरणा ने उन्हें खींच लिया हो, वो सीधे एक मधुशाला यानी शराब खाने के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी भूख उनके सामाजिक दायित्व पर भारी पड़ने लगती है। मधुशाला के ठीक सामने खड़े होकर ये दोनों अपने भयानक लालच को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे तर्क गढ़ते हैं, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है।
वो आपस में कहते हैं कि कफन पर पैसे बर्बाद करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो तो आखिरकार लाश के साथ जल ही जाएगा। मतलब मरा हुआ इंसान क्या पहनेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। जबकि उनकी खुद की भूख तो बिल्कुल आज और अभी की सच्चाई है। और फिर आखिरकार वही होता है जिसकी उम्मीद थी। मृत बुद्धिया का सम्मान करने के बजाय कफन के उन पैसों से वो एक शानदार दावत उड़ाते हैं। शराब की पूरी बोतल, तली हुई मछलियाँ, ढेर सारी गर्मा-गर्म पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजियाँ। दान में मिले वो 5 रुपए सीधे उनकी भूख और बरसों की लालसा की भेंट चढ़ जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से और इस पूरी घटना की चरम दुखद विडंबना पर। पेट भर शानदार खाना खाने और पूरी तरह नशे में डूबने के बाद देखिए ये लोग अपने इस अमानवीय धोखे को कैसे एक दार्शनिक जामा पहना देते हैं। वो बची हुई कुछ पूड़ियां एक भिखारी को दे देते हैं और ये मान लेते हैं कि इस पुण्य से बुधिया की आत्मा को सीधे बैकुंठ यानी स्वर्ग मिल जाएगा। वो खुशी से कहते हैं कि वो कितनी भाग्यशाली थी जो मरते मरते भी उन्हें जीवन का सबसे अच्छा भोजन करवा कर गई। और इसी अजीब व गरीब स्थिति में जहां उन्हें रोना चाहिए था, दुख मनाना चाहिए था, वो पूरी तरह वास्तविकता से कटकर ये गीत गाने लगते हैं, ठगी नी क्यों नैना झमकावे। दिखावटी दुख और नशे से उपजी असली खुशी का ऐसा खौफनाक मिश्रण शायद ही कहीं और देखने को मिले। प्रेमचंद जी इस कहानी को इस भयावह दृश्य के साथ खत्म करते हैं। घीसू और माधव मधुशाला में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं और आखिर में शराब के नशे में पूरी तरह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ते हैं। उनके मन में अपने किए को लेकर रत्ती भर भी कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं है, बिल्कुल सुन्न। जाते जाते ये कहानी हमें कोई आसान सा जवाब नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अत्यधिक गरीबी इंसान से उसकी सारी नैतिकता, उसकी पूरी इंसानियत छीन लेती है? क्या अंत में सिर्फ अपना पेट भरने की एक आदिम प्रवृत्ति ही बाकी रह जाती है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के काफी देर बाद भी हमारे और आपके दिमाग में गूंजता रहेगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।